जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th साइंस का यानी कि केमिस्ट्री का जो है आपका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एंड समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग जो है क्या बोलते हैं भाई, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो जो है आपका इस चैप्टर का पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले हमने जो है 2 वीडियो इस पे बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर जो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और यह आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है शुरू से अगर आप देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि इस वीडियो में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पीछे अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में जो है हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों को जो है हम लोग देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ उन सभी चीजों को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे टॉपिक इस बार की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को देखेंगे। और तो दोस्तों ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लगभग आपका 10 से भी अधिक जो है देखेंगे हम लोग। 10 से भी अधिक प्रकारों को हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। तो सबसे पहला हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को देखते हैं। सबसे पहला हम लोग लेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या लेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या लेंगे सबसे पहला? तो सबसे पहला हम लोग लेंगे भाई संयोजन अभिक्रिया, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया आप जो है लगा लीजिएगा हेडिंग में। ठीक, तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं ध्यान से समझिएगा। यहां पे संयोजन और संश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी चीज का संयोग, जोड़ना। संयोग का मतलब ही होता है किसी भी चीज को जोड़ना। जैसे अभी देखिए, आप मान लीजिए छोटा छोटा गुल्ली है आपके पास, मतलब कि छोटा छोटा मिट्टी का एक गुल्ली है। ठीक, और उसको आप जो है एक जगह पे थाप दिए, तो एक जगह पे जो वो छोटा छोटा गुल्ली का जब आप थाप दिए तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा ढेर हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन। यानी कि सभी मिट्टी को हम एक जगह पे मिला रहे हैं तो संयोजन कर रहे हैं हम, समझ रहे हैं। तो संयोजन का मतलब होता है किसी भी चीज फैला हुआ है उसको हम जो है सटा दिए। ठीक है, और उसके बाद जो चीज बनता है उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन, समझ रहे हैं। तो यही चीज तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करेंगे, यानी केमिकल को जो है क्या करेंगे, मिला देंगे। केमिस्ट्री में मेनली केमिकल होता है, तो केमिकल को जो है हम लोग मिला देंगे तो संयोजन बन जाएगा। तो देखते हैं, एक हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन। और एक ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है? दोनों केमिकल है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं गैस है। तो दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनता है? H2O, यानी कि जल बनता है। इतना तो आपको पता है। और आपको संतुलित करना अगर नहीं आता है तो आप जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जाके देख ही ले, तभी जाके आपको संतुलित करना और अच्छी तरह से आ सकता है। ठीक है, H2 और O2 जब मिलता है तो क्या होगा? H2। हालांकि ये असंतुलित समीकरण है लेकिन उतना मायने नहीं रखता है। ठीक, हमेशा अगर हम संतुलित करने लगे तब तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लंबा टाइम चला जाएगा। तो आप वो खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के तौर पे आपको यही देना है और संतुलित करके देना है, उससे कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसको कहते हैं? जब दो पदार्थ, जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, ध्यान से समझिए। अभी एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे HCl हम ले लिए। ठीक, तो HCl को जब आप तोड़ेंगे तो यह हाइड्रोजन और क्लोरीन बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब कोई अकेले, जब कोई पदार्थ अकेले, जब संयोजन और संश्लेषण का डेफिनेशन ध्यान से समझिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थों का, नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी के साथ मिलकर नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को आप नोट कर लिए होंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ के साथ मिलकर नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिए जरा सा कि नए गुण वाले जो बात है ये कहां से आया। तो देखिए, आप अगर यहां पे देखें, इस चीज से आप बेस्ट रूप से समझ सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले उदाहरण से। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो है मिलकर के क्या बनाता है? H2O। हाइड्रोजन जो होता है ये होता है जलने वाला चीज। क्या होता है? हाइड्रोजन जलने वाला चीज होता है। ठीक, और ये जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है? जलाने वाला चीज होता है। किसी भी पदार्थ को ये जलाने में मदद करता है। ठीक, ऑक्सीजन क्या हो गया? जलाने वाला। और जलने वाला और जलाने वाला मिलकर देखिए आपका बना रहा है बुझाने वाला। क्या बना रहा है? बुझाने वाला, यानी जल। जल, H2O का मतलब क्या होता है? जल, है ना। तो जल जो है क्या करेगा? इस चीजों को बुझा देता है, यानी कि इससे क्या है? भिन्न गुण है कि नहीं? इससे नया गुण है कि नहीं?
तो वही तो डेफिनेशन हम दिए थे आपका, क्या दिए थे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी पदार्थ के साथ मिलकर भिन्न गुण वाले या फिर नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप इस चीज को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप एक अभिक्रिया को सीख गए होंगे और उसका डेफिनेशन भी आपको याद हो गया होगा। दूसरा अभिक्रिया देखते हैं हम लोग, ठीक इसका अपोजिट है, उसका नाम है वियोजन या फिर विघटन अभिक्रिया। क्या नाम है? वियोजन या फिर विघटन अभिक्रिया, वियोजन या विघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग देखते हैं, वियोजन या विघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं। देखिए ध्यान से, इसका भी डेफिनेशन आपका बिल्कुल ये वाला फिट करेगा आपका उदाहरण के तौर पे। ठीक है, HCl और ये इसको तोड़ेंगे तो Cl2। देखिए बड़ा बड़ा उदाहरण लेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, हो सकता है समझ में आ जाए लेकिन याद नहीं रहेगा, और एग्जाम में तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कोई छोटा एग्जाम्पल लीजिए जिससे कि आप बना सके। ठीक है, तो हम यही एग्जांपल ले लिए HCl, इसको जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में ये टूट जाएगा। ठीक है, तो HCl यानी इसको जब तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूट गया। तो वियोजन और विघटन का मतलब ही क्या होता है? तोड़ना, बांटना। वियोजन और विघटन का मतलब ही क्या होता है? बांटना। किसी भी पदार्थ को अगर हम तोड़ दिए, बांट दिए, उसको क्या कहेंगे? विघटन या वियोजन। जैसे देखिए अभी ये चीज है, आपके पास एक मान लीजिए ये पेंसिल है हमारे पास, ठीक, इसको हम जो है दो भाग में बांट दिए, तो वही क्या कहलाएगा? वियोजन। क्या कहलाएगा? विघटन। इसको और 2-3 पार्ट में बांट दिए, इसको पूरा काट के एकदम पूरा छोटा छोटा कर दिए, तो वो क्या कहलाएगा? वियोजन या विघटन। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे वही चीज तो डेफिनेशन देना है आपका कि भाई जब कोई पदार्थ या जब कोई यौगिक टूटकर एक या एक से अधिक तत्वों का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं यौगिक। जिसमें एक से अधिक पदार्थ उपस्थित हो उसको बोलते हैं यौगिक, जिसमें एक से अधिक तत्व उपस्थित हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, 2 तत्व है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग यौगिक। ठीक, जब कोई यौगिक टूटकर एक या एक से अधिक तत्वों का निर्माण करता है, उसे हम लोग वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई यौगिक टूटकर एक या एक से अधिक तत्वों का निर्माण करता है, उसे हम लोग वियोजन या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। उसके बाद एक और चीज है आपका, तीसरा नंबर देखते हैं अभिक्रिया। वो तीसरा नंबर है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या होता है? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है? देखिए कई बार ऐसा होता है कि चोर जब चोरी करता है तो उससे पूछता है कि भाई तुम जो है चोरी किए हो, तो वो बोलता है नहीं हम चोरी नहीं किए हैं, तो उससे पूछता है, पूछने के बावजूद भी नहीं बताता है, तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजाओं का मतलब कड़ी से कड़ी तरीका अपनाया जाता है उस पुलिस द्वारा जो है उसको, ताकि वो जो है चोरी कबूल कर ले। तो उस स्थिति में क्या करता है, कई बार जो है चोरों को शॉक देना पड़ता है, यानी कि बिजली लगाना पड़ता है, करंट लगाना पड़ता है, विद्युत धारा लगाना पड़ता है, उसका उपयोग करना पड़ता है। तो कई बार जब बिजली लगाता है तो फटाक से जो है वो जवाब दे देता है कि भाई हाँ हम ही चुराए थे, फलना वाला चीज हम ही चोरी किए थे, ये इसका घर वाला भी हम ही चोरी किए, जबकि पूछा एक खेडो है। तो ये क्या हुआ कि वो जो है वो काम जो कर रहा है, वो जो टूट रहा है या फिर वो जो टूट रहा है, यानी कि हर वो इस चीज को जो उगल रहा है, वो चोरी किया हुआ उस चीज को जो उगल रहा है, जो हर चीज को वो तोड़ रहा है, वो क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि उसको शॉक लगा, क्योंकि उसको बिजली दिया गया। इससे पहले पूछा तो गया था लेकिन उसको बिजली देना पड़ा तब जाके। तो वही होता है अभिक्रिया के साथ। कई बार ऐसा होता है कि वो चीज अलग नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है जैसे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिन, ये टूट गया आपका इजीली तरीके से, लेकिन सोडियम क्लोराइड अगर उदाहरण के तौर पे लें, सोडियम क्लोराइड का विलयन अगर लें उदाहरण के तौर पे, तो इसमें से आपका एक सोडियम और एक क्लोरीन है, तो ये जो टूटेगा सोडियम और क्लोरीन में, ये जो टूटेगा ये टूटना ही नहीं चाहेगा, कहेगा नहीं हम टूटबे नहीं करेंगे, क्या करेगा तुम हमको। तो इस स्थिति में इसको क्या करते हैं हम लोग, तो सोडियम क्लोराइड, ये देखिए आपका एक हम डब्बा बना लिए, ठीक, और इसमें जो है आपका सोडियम क्लोराइड का विलयन है मान लीजिए, ठीक, सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक का विलयन है, और इसमें जो है हम लोग क्या किए, करंट लगाए, करंट दिए इसमें, और जब इसमें करंट दिए तो करंट जब देते हैं इसमें, जैसे ही करंट दिए इसमें मान लीजिए, अब ठीक ये हम करंट दिए यहाँ पे, ये बैटरी का जो है, ये जो आपका मुख होता है बैटरी का, नहीं होता है क्या, बैटरी का मुख जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, और जो पेंदी होता है उसको माइनस चार्ज कहते हैं। यहाँ पे जो है ये कौन सा चार्ज हो गया, प्लस वाला, ये हो गया माइनस चार्ज। तो प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड के नाम से जानते हैं केमिस्ट्री, और माइनस को जो है हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वैद्युत अपघटन की उपस्थिति में ही ये टूटेगा NaCl, और जब इसमें ये पड़ता है, जब इसमें करंट डाला जाता है, उसके बाद धाय से जो है सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है।
सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो सोडियम और यानी कि सोडियम क्लोराइड को अगर अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको विद्युत धारा देना पड़ेगा। तो ऊपर आप लिख दीजिए ये किस वजह से अलग हुआ भाई, तो विद्युत धारा की वजह से अलग हुआ, लिख दीजिए ऊपर। तो विद्युत धारा की वजह से ये टूट रहा है, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या दीजिएगा, देखिए या फिर वैसा अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होता हो। अगर विद्युत धारा नहीं देते तो NaCl टूटता क्या, नहीं टूटता। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होता हो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम जो है ये क्या है, प्लस का है, नहीं है क्या, अरे भाई पहले प्लस फिर माइनस होता है, तो ये प्लस का और ये माइनस का है। लेकिन ये जो प्लस का है और ये जो माइनस का है, तो प्लस वाला किसको खोजेगा, आप कहेंगे माइनस को खोजेगा। यानी ये जो है माइनस को खोजेगा ना, तो माइनस को खोजेगा, यानी ये कैथोड चाहेगा, क्या चाहेगा, कैथोड चाहेगा। और ये जो माइनस वाला है ये क्या चाहेगा, एनोड चाहेगा। क्या चाहेगा, ये एनोड चाहेगा। आपको बता चुके हैं कि भाई हर वो चीज जो है प्लस वाले को माइनस के साथ मिलाते हैं और माइनस वाले को जो है प्लस के साथ मिलाते हैं, तभी जाके कोई प्रक्रिया होता है। समझ रहे हैं? ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, ये 3 प्रकार आपने जो है एक इजीली तरीके से समझ लिया होगा और इसका एक डेफिनेशन लिख भी लिए होंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, चौथा नंबर। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। दोस्तों एकल विस्थापन अभिक्रिया आपको पढ़ने से पहले जो है आपको कुछ अक्रिय तत्वों की जानकारी होनी चाहिए, यानी सक्रिय तत्वों की जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या, तो देखिए आपका जो है आपका क्रियाशील तत्व, आपका सिंपल सा बोलें कि क्रियाशील तत्वों का जानकारी होना चाहिए। जैसे देखिए सबसे क्रियाशील यानी सबसे पावरफुल जैसे आदमी होता होगा कि नहीं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात करें उसमें सबसे पावरफुल कोई आदमी होता होगा, सबसे निम्नतम कोई आदमी होता होगा। जैसे अभी हवलदार होता है सबसे निम्नतम, हमारे हिसाब से तो भाई वही है हवलदार। तो हवलदार जहाँ पे रहता है उनके ऊपर का जैसे होता है कोई दरोगा वगैरह, तो दरोगा जब उनके ऊपर का होता है तो हवलदार क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जैसे दरोगा एंटर किया और एकदम हवलदार मस्त से ऐसे बैठा हुआ है या फिर सोया हुआ है, तो जैसे ही दरोगा वहां से एंटर करता है तो ढाई से खड़ा हो जाता है कि नहीं, कि महाराज आइए आइए आइए। उसके बाद फिर दरोगा जहाँ पे बैठा रहता है वहां पे SP मान लीजिए आ गया, तो दरोगा खड़ा हो जाता है और उसका रिस्पेक्ट करने लगता है, महाराज आप आइए सर आइए। ये क्या हुआ कि भाई जो है कोई भी आदमी है वो जो है उससे ऊपर वाले से क्या होता है, डर के रहता है। सही बात है या गलत? सही है। उसी तरह से तत्व में भी होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व से डरता है और वो जो है उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कहीं भी भागने को तैयार होता है। तो इसी चीज को देखते हैं। तो सबसे ऊपर जो अक्रिय यानी क्रियाशील तत्व होता है वो क्या होता है, इस चीज को आप लिख लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर जाके कैल्शियम, फिर जाके सोडियम, और फिर ये हो गया है क्या बोलते हैं इसको भाई, पोटेशियम। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, इस चीज को लिख लीजिएगा साथ साथ अगर आपको नहीं पता है नाम, रासायनिक नाम। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। उसके बाद जो है आपका होता है जिंक, क्या होता है, जिंक, फिर लोहा, उसके बाद आपका टीन, और फिर जो है लेड होता है यानी Pb, समझ रहे हैं, लेड। उसके बाद जो है आपका हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन। फिर जाके Cu यानी कॉपर। उसके बाद जो है आपका Hg होता है यानी पारा, जिसको पारा हम लोग बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद Ag होता है यानी कि सिल्वर। ठीक, फिर Au होता है यानी कि सोना। उसके बाद जो है आपका सबसे नीचे होता है प्लेटिनम, Pt। ठीक है, तो ये चीज हो गया पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा, यानी या फिर आप इसको आयरन भी बोल सकते हैं। Sn यानी कि टीन, Pb यानी लेड या फिर सीसा, H यानी हाइड्रोजन, Cu यानी कॉपर, Hg यानी कि पारा या मरकरी, Ag यानी कि सिल्वर या फिर चांदी भी कह सकते हैं, Au यानी कि आपका हो गया सोना। ठीक है, और Pt यानी प्लेटिनम। अब देखिए सबसे अगर क्रियाशील धातु की बात करें या फिर सबसे क्रियाशील तत्व की बात करें तो वो है कौन, पोटेशियम। उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, फिर उसके बाद आपका आयरन, फिर जो है आपका टीन, फिर जो है लेड। ऐसे करते करते नीचे जो जो नीचे आते जाएंगे तो उसका जो क्रियाशीलता है, जो पावर है, जो क्षमता है वो घटते जाएगा। जहां पे आपको टीन देखने को मिलेगा वहां पे जैसे पोटेशियम इंटर करेगा टीन खड़ा हो जाएगा दाएं से, महाराज आप आइए आइए आइए, हम जो है कुछ नहीं करेंगे आपको। समझ रहे हैं ना, इसी चीज को जो है आप समझ गए होंगे। ठीक है,
तो इस चीज़ को आप एक याद भी रखिएगा, ये चीज़ सीरियली वाइज बहुत सारे स्टूडेंट को तो याद ही नहीं रहता है ऐसा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसको आप 5-10 बार लिखेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन हाँ सीरियली वाइज याद होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, सीरियली वाइज याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन लाल है, क्या नाम है, मोहन लाल, तो सीरियली बोलेंगे तो वो सुनेगा, लेकिन आप बीच में से आप ह हटा के और लास्ट में ह लगा दिए, बीच में से आ हटा के लास्ट में हा लगा दिए, तो बताइए क्या पढ़ेंगे इसको, मोनल ह ललहा, ये कौन सा नाम हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है आपको सही से ये नाम है एक तरह से आपको याद रखना है, क्रियाशील श्रेणी, ठीक है, आगे भी आपको काम आएगा, इसको याद ही रखना पड़ेगा। केमिस्ट्री अगर समझना है तो इसको याद रखना ही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एकल विस्थापन अब आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है एकल विस्थापन। तो उदाहरण के तौर पे एक ले लेते हैं हम लोग जिंक, क्या ले लिए भाई, जिंक, उसके बाद जिंक लिए, फिर जाके हम लोग ले लेते हैं CuSO4, और ये जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के दौरान क्या बनाएगा, देखिए जिंक है यहाँ पे, जिंक यानी कि प्लस होता है, अरे आपको पता होगा कि भाई पहले प्लस होता है, यहाँ भी प्लस होता है, फिर बाद में जाके माइनस होता है, दूसरा दो तत्व है ना, देखिए कॉपर और एक सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, उसके बाद यहाँ पे जिंक। अब देखिए ये जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ मिलेगा, लेकिन क्यों क्यों मिलेगा माइनस के साथ, आपको पता है कि भाई प्लस प्लस नहीं मिलता है इस वजह से ना, लेकिन यहाँ पे कोई और कंडीशन है। देखिए यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, जिंक कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, नहीं तो इसको देख लीजिए, कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, कॉपर देख लीजिए, कॉपर यहाँ है ना, और जिंक ऊपर है, यानी जिंक जो है क्या है, ज्यादा क्रियाशील, और कॉपर क्या है, इसकी तुलना में कम क्रियाशील, समझ रहे हैं। तो जिंक जो है कॉपर की तुलना में क्या है, ज्यादा क्रियाशील, और ये जहां पे एंटर करेगा वहां पे कॉपर क्या हो जाएगा, साइड हट जाएगा, कहेगा महाराज आप आइए, जिससे भी आपको मिलना है, यानी इसकी वाली जो है इसके साथ जो है ई भाग जाएगा, और ई अपना काम कर लेगा इधर, ZnSO4 बना लेगा इसके साथ मिलकर, और ये Cu जो है इधर आपका साइड में सड़ रहा होगा, टुकुर टुकुर ताक रहा होगा कि क्या कर रही है रे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जो है अब जो है एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, एक और उदाहरण ले लिए तो आपका जो है ये पोटेशियम वाला ले लेते हैं, पोटेशियम ले लिए, और आपका ये और ले लेते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है, इसका ले लिए उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम जो है, जिंक सल्फेट यहाँ पे है, ये प्लस तो है ही, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस, ये जो है इसके साथ मिलेगा, लेकिन जिंक अगर आप देखें, जिंक अगर आप ध्यान से देखें तो जिंक जो है वो क्या है, पोटेशियम की तुलना में कम क्रियाशील है, तो पोटेशियम इसके साथ मिल जाएगा धाए से जाके, तो पोटेशियम इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ कहेंगे आपके SO4 बनाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए SO4 का जो संयोजकता होता है वो होता है 2, क्या होता है 2, आपको बताया भी थे पहले ही, तो SO4 की संयोजकता होती है 2, तो SO4 की जो संयोजकता होती है वो उसके जड़ में यानी K के जड़ में लिखाएगा, तो K2SO4, और साइड में कौन सड़ रहा होगा, तो Zn, समझ गए इस चीज को। तो ये चीज क्या हो गया आपका एकल विस्थापन का एक उदाहरण है, क्या हो गया, एकल विस्थापन का मतलब ये होता है किसी एक को साइड करके लिख देना, किसी एक को हटा देना, तो एक नहीं हटाता यहाँ पे, क्या ये झुंड में था लेकिन Cu डर से भाग गया, देखिए साइड में, Zn यहाँ झुंड में था लेकिन ये K के डर से जो कि Zn साइड में सड़ रहा है, ये क्यों, तो ये एकल विस्थापन का एक उदाहरण है, ध्यान से समझिए, अब डेफिनेशन हम बता रहे हैं, आप नोट कीजिएगा इस चीज को। देखिए जब किसी भी तत्व जिसमें या फिर किसी भी अभिक्रिया में, ध्यान से समझिएगा, किसी भी अभिक्रिया के दौरान जिसमें, किसी भी अभिक्रिया जिसमें या फिर किसी भी तत्व में से, किसी भी तत्व में से या फिर किसी भी प्रक्रिया में से कोई यौगिक, किसी भी यौगिक में से, ध्यान से देखिए ये तो लिखिएगा, किसी यौगिक में से, क्या लिखिएगा, किसी यौगिक में से, किसी यौगिक में से, किसी यौगिक में से, किसी यौगिक में से कोई अन्य तत्व, क्या लिखेंगे, कोई अन्य तत्व, किसी यौगिक में से कोई अन्य तत्व किसी एक तत्व को, किसी एक तत्व को हटा दे, किसी एक तत्व को क्या कर दिया, हटा ही तो दिया, यानी इसको छोड़ दिया यहाँ पे और इसको लेके भाग गया ही, तो हटा दे, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग विस्थापित कर दे, क्या बोलते हैं, एक तत्व को हटा दे या विस्थापित कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी एक तत्व को हटा दे या विस्थापित कर दे, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ही, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, कि किसी भी यौगिक में से, किसी भी यौगिक में से कोई अन्य तत्व, कोई अन्य तत्व हटा दे, किसी एक तत्व को हटा दे या फिर विस्थापित कर दे,
ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ ही गए होंगे इस चीज को, नहीं तो एक और बार आपको रिपीटेड करा देते हैं। किसी यौगिक में से कोई अन्य तत्व, ये कोई अन्य ही तो तत्व है, कोई अन्य तत्व किसी एक तत्व को हटा दे या विस्थापित कर दे, उसी अभिक्रिया को हम लोग जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है यहां तक। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, 5वां नंबर जो है द्विकल विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या देखेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इसको जो है उभय विस्थापन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है द्विविस्थापन या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। इसका सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। उभय विस्थापन या द्विविस्थापन क्या होता है? यानी द्वि मतलब दो गो चीजों को विस्थापित कर रहा होगा, यही तो बात है भाई। एकल में यानी कि एगो को विस्थापित कर दिया, एगो को हटा दिया। द्विकल यानी कि दो विस्थापन अभिक्रिया मतलब कि दो गो को हटा रहा होगा, यही तो है। तो एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे एक उदाहरण ले लिए NaCl और उदाहरण ले लिए AgNO3, ठीक है, AgNO3। अब पहले क्या होता है प्लस, फिर बाद में माइनस, पहले क्या होता है प्लस, फिर बाद में माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला किसके साथ मिलेगा? आप कहेंगे भाई माइनस के साथ मिलेगा। किसके साथ? माइनस के साथ। तो ये माइनस के साथ मिल गया, यानी कि क्या बनाएगा ये? NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बनाया। उसके बाद आपका जो है ये प्लस वाला इसके साथ मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना? प्लस वाला क्या कर जाएगा? इसके साथ मिल जाएगा, यानी AgCl बनाएगा। क्या बनाएगा? AgCl। समझ रहे हैं इस चीज को? अब देखिए, अगर आप ध्यान से इस चीज को देखे होंगे तो यहाँ पे ये जो यौगिक दिख रहा है, ये क्या किया? तो ये क्या कि ये प्लस वाले को उधर भेज दिया, समझ रहे हैं ना? प्लस वाले को एक दूसरे यौगिक को भेज दिया, और ये दूसरा यौगिक जो है ये भी प्लस वाले को दूसरे यौगिक को भेज दिया, था कि नहीं? तो प्लस और माइनस का आदान प्रदान, ये नहीं बोलेंगे केमिस्ट्री में कि प्लस और माइनस का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करना उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नहीं, प्लस माइनस इसको हम लोग आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। तो आयनों का आदान प्रदान करके दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके, दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके, या फिर ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज को आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये था आपका एक उदाहरण, आप इस चीज को एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हैं। इसका डेफिनेशन तो आप लिख ही लिए होंगे, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूं मैं। उसके बाद जो है ये 5 आपका यानी कि 5 अभिक्रियाओं को हम कंप्लीट करा दिए। अब जो है और जितने भी बचे उन सभी को भी कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला देखते हैं आपका समीकरण, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार देखते हैं। दोस्तों हमने जो है यहाँ तक 5 अभिक्रिया का प्रकार तक पढ़ लिया। अब जो है छठा यानी देखेंगे, यानी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप का बनना तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि अवक्षेप का अगर बनता है कहीं पे तो उसको जो है नीचे तीर से दर्शाते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी आपको ऐसे बताया जाएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया को क्या कर, मतलब कैसे बनता है अवक्षेपण, होता क्या चीज है अवक्षेपण। तो हम लोग जो है एक समीकरण लेते हैं या फिर दो लेते हैं, पहले उसको रिएक्शन कराते हैं, तब जाकर अवक्षेपण जो है आपको समझ में आ जाएगा। ये NaCl हम लिए, ठीक है, NaCl और AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन करा रहे हैं। इन दोनों को जब रिएक्शन कराए, इन दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो पता है पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस। तो आपको इतना पता है कि पहले प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा इधर, ये मिल जाएगा इसको जाके, ठीक। तो ये वाला इसके जाके मिलेगा, यानी NaNO3 बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो NaNO3 है यानी कि सोडियम नाइट्रेट, ये एक विलियन है। क्या है? विलियन, यानी ये विलियन घुला हुआ रहता है, ठीक है। इसको जो है AQ से डिनोट किया जाता है। किससे? AQ से। उसके बाद जो है आपको जो बचा ये Ag और Cl, तो AgCl मिल जाएगा। तो क्या बनाया? AgCl। और ये जो है आपका एक ठोस पदार्थ है, विलयन से ठोस पदार्थ। प्रतिफल की ओर विलयन से क्या कर देना, ठोस पदार्थ को अलग करना ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आपका डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है कि प्रतिफल वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस बनकर विलयन से अलग हो जाए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, इस पार को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिफल। क्या नाम से जानते हैं इसको? प्रतिफल के नाम से इसको जानते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस बनकर, यहां देखिए आपको दिख रहा है ठोस,
ठोस बनकर विलयन से अलग हो जाए। अब ये ठोस बनकर क्या होता है, आप देखिए, आप पानी जो है घोले होंगे कभी, नमक और पानी को अगर आप घोलिए तो नमक और पानी को जब आप घोलेंगे तो उसमें नमक जो है पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है, लेकिन अगर उसमें एक दो कंकड़ मिला हुआ है तो वो कंकड़ जो है उस विलयन से, विलयन किसको कहते हैं, जो नमक पानी घुला हुआ पानी है, ठीक, उससे क्या होता है, नीचे आकर वो बैठ जाता है। यानी ये मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, ठीक, इसमें आप जो है नमक पानी घोले हैं, तो नमक पानी जब आप घोले हैं तो इसमें जो है आराम से नमक पानी आपका घुल रहा होगा, ऊपर आपका जो है विलयन के रूप में ऊपर आराम से जो है आपका पूरा घुल रहा है, यानी कि मिल रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसमें एक दो कंकड़ मिला हुआ है, पत्थर मिला हुआ है छोटा छोटा, तो वो जो है नीचे आकर के आपका क्या हो जाएगा, विलयन के रूप में, यानी नीचे जो है आपका अवक्षेप के रूप में वो बैठ जाएगा। समझ रहे हैं इतना चीज, इतना तो समझ गए। तो उसी को जो है हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। उसी को क्या बोलते हैं, ठोस पदार्थ नीचे आकर के बैठ गया, उसी को बोलते हैं अवक्षेप। यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया, यहीं पे आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब क्या कहेंगे हम लोग कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, प्रतिफल ही तो है ये, जिसमें प्रतिफल ठोस बनकर ये AgCl क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस पदार्थ है। NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट के विलयन में ये AgCl यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड जो है नीचे आकर के बैठ जाता है। समझ रहे हैं, तो नीचे आकर के बैठ जाता है, ये ठोस है, तो ठोस जो है प्रतिफल में क्या होता है, ये विलयन नीचे आकर बैठ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप को हम लोग जो है नीचे तीर चिन्ह से दर्शाते हैं। समझ रहे हैं, तो प्रतिफल ठोस बनकर विलयन से अलग हो जाए, प्रतिफल क्या हो, ठोस बनके, यहां देखिए विलयन से क्या हो गया, बिल्कुल अलग हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं, प्रतिफल वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस बनकर विलयन से क्या हो जाए, अलग हो जाए, उसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे CuSO4 और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो आपको पता है पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, तो प्लस वाला जो है माइनस से जाके मिलेगा, प्लस वाला किससे जाके मिलेगा, माइनस से, और माइनस और प्लस वाला जो है इधर से मिलेगा, फिर प्लस वाला इधर से मिलेगा, तो यहां पे क्या बनाएगा, आप कहेंगे CuS बनाएगा, यानी कॉपर सल्फाइड। क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड। और ये कॉपर सल्फाइड जो है आपका विलयन है, क्या है ये, विलयन है, विलयन है नहीं भाई, ये आपका ठोस पदार्थ है। समझ रहे हैं, तो ठोस पदार्थ जो है कॉपर सल्फाइड है, और ये नीचे आकर क्या होता है, आपका बैठ जाता है। ठीक है, इतना इतना आप समझ गए होंगे। अब जो हम लोग देखेंगे इस चीज को आप, यानी कि कॉपर सल्फाइड क्या होता है, नीचे आके बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा यहाँ पे, हाइड्रोजन और सल्फेट, तो हाइड्रोजन और सल्फेट जाके मिल जाएगा, तो H2SO4 यानी कि ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये विलयन में घुला हुआ रहता है, जिसमें कि कॉपर सल्फाइड क्या हो जाएगा, नीचे आकर के बैठ जाएगा। तो प्रतिफल की ओर विलयन में से ठोस पदार्थ का अलग हो जाए, प्रतिफल की ओर अगर ठोस बनकर विलयन जो है क्या हो जाए, अलग हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। समझ गए होंगे आप अवक्षेपण अभिक्रिया अच्छी तरह से। ठीक, डेफिनेशन तो आप यहाँ पे लिखा हुआ ही है। उसके बाद 7वां नंबर अभिक्रिया देखते हैं हम लोग, है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सेकंड चैप्टर में भी जाके पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, अम्ल और भस्म, ठीक है, अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और जल मिलकर लवण तथा जल बनाता है, अम्ल और भस्म मिलकर लवण तथा जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिखेंगे, तो अम्ल एक आप उदाहरण ले लीजिए, अम्ल जैसे हो गया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और भस्म जो है जैसे हो गया आपका, भस्म के तौर पे आप KOH ले लीजिए। क्या ले लीजिए, KOH, तो HCl और KOH आप ले लिए। अब बताइए यहाँ पे पहले प्लस और ये माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, ठीक ना, तो अब प्लस वाला जाके माइनस से मिलेगा, यहाँ ये पोटेशियम है ना, और ये हाइड्रोक्साइड यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक भस्म होता है, अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हम लोग के पेट में स्राव होते रहता है। ठीक है, तो ये H जो है इसके साथ मिलेगा, तो OH और यहाँ एक H, तो एक H और एक H, दो H और ऑक्सीजन एक, तो H2O का निर्माण करेगा। लेकिन पहले जल लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखना है जल, तो लिख दीजिए यहाँ पे जल। उसके बाद क्या बचा, ये पोटेशियम और क्लोरीन, तो KCl। अब आप देखेंगे तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड क्या बना,
पोटेशियम क्लोराइड। एक और उदाहरण जो है इसका ले लेते हैं, HCl ले लिए, ठीक, इसके साथ NaOH को रखते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जो कि एक भस्म है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है पहले, फिर माइनस, प्लस है पहले, फिर माइनस। अब ये प्लस वाला माइनस के साथ मिलेगा, लेकिन ये क्या बनाएगा, जल। तो जल को पहले लिखना नहीं है, लास्ट में लिखना है। तो सोडियम और क्लोरीन मिलेगा तो NaCl, और उसके बाद जो है इधर क्या हो गया, H2O। इतना समझ गए। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। H2O जो कि जल होता है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, ये रासायनिक अभिक्रिया आपका जो है 7 रासायनिक अभिक्रिया आपने कवर कर लिया। 8वां रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, आपका है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, देखिए आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। आप जो है एक हाइड्रोजन ले लीजिए और एक क्लोरीन ले लीजिए, और इन दोनों को जब आप मिलाएंगे इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये मिलने वाला चीज है नहीं। ये कब मिलेगा, जब इस पर सूर्य प्रकाश पड़ेगा, जब यहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। तो जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति रहेगी तभी जाके ये अभिक्रिया हो पाएगा संपन्न। तो H2 और Cl2 मिलेगा तो क्या बनाएगा, HCl, है ना। तो ये क्या हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति हो या फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में या फिर प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे पेड़ पौधा क्या लेता है, CO2, वातावरण से क्या लिया, CO2। उसके बाद जो है अपने जड़ों से जो है क्या लेता है, वो जल लेता है, तो जल लिया। उसके बाद उसको क्या चाहिए, तो सूर्य प्रकाश तो चाहिए ही तभी जाके वो कोई काम कर पाता है। और क्या चाहिए उसको, और चाहिए क्लोरोफिल, जो कि उनके पत्तियों में ही उपस्थित रहता है, ठीक। सूर्य प्रकाश क्या ले लिया, ये सूर्य प्रकाश ले रहा है। उसके बाद तभी जो है ये C6H12 और O6 यानी कि ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाती है। क्या बनाती है, ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाती है। जैसे हम लोग अपना भोजन अन्न के रूप में खाते हैं उसी तरह से पेड़ पौधा जो है ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है और उसको खाता है, ठीक है। जैसे पक्षियां हो गई, पक्षियां जो है किसी अन्न दाने को चुगती है और उसको जो है अपना भोजन बनाती है, समझ रहे हैं। उसी तरह से पेड़ पौधा जो है ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज अंदर और उसको जो है अपना भोजन बना करके अपना ग्रहण करता है, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता है। क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन, जो कि हम लोग के लिए उपयोगी है, समझ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जल लेता है, सूर्य प्रकाश लेता है, क्लोरोफिल लेता है, उसके बाद वो ग्लूकोज बनाता है जो कि खुद खाता है, और फिर ऑक्सीजन छोड़ता है जो कि हम लोग के लिए जीवन दान है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति था कि नहीं था। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य प्रकाश की उपस्थिति हो या फिर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है यहां तक। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग 9 नंबर रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार, उसका नाम है ऑक्सीकारक और अवकारक। क्या नाम है, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और अगला है आपका अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो और जिसमें हाइड्रोजन का निकलना हो उसको ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक। जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो और हाइड्रोजन का निकलना हो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन यहां पे जुड़ रहा है तो क्या बनाएगा, CO2। यहां पे अगर देखें तो क्या है, कार्बन अकेला है, लेकिन इसी चीज को जब आगे जाकर देखें तो कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। कार्बन अकेला है ना, अरे भाई यहां पे देखिए आप, कार्बन क्या है, अकेला है, लेकिन इसी चीज को जब आगे जाके देखें तो कार्बन में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया, ठीक। अगला देखते हैं 10 नंबर, इसमें एक और उदाहरण आप ऐड कर सकते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं है आपको। जैसे एक और उदाहरण हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, आपका H2 और O2 ले लेते हैं, H2 और O2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है H2 क्या है, अकेला,
तो बनाएगा क्या, H2O है ना, तो H2 अकेला है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, समझ रहे हैं। तो ये कौन सा, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला, HCl, यहाँ पे क्या है HCl, उसके बाद ये क्या बनाएगा H2 + Cl2। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, लेकिन जब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ गए होंगे इस चीज को आप, ऑक्सीकरण को। उसके बाद आपका 10वां नंबर जो आपका है वो है अवकरण अभिक्रिया। किसको कहते हैं, अवकरण किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है, यानी हाइड्रोजन का निकलना, सॉरी हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना ही अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो आपका ले लिए H2 और S, यानी हाइड्रोजन और सल्फर। ये जब जुड़ेगा, हाइड्रोजन और सल्फर जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, H2S, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो सल्फर अकेला है, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा क्रिया कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। समझ गए आप इस चीज को उदाहरण के तौर पे। उसके बाद एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे उदाहरण ले लिए एक और चीज, H2 और O2, H2 + O2, H2 और O2। अब अगर आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, H2O। यहां पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन क्या है, यहां पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन क्या है, अकेला, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन क्या है भाई, उसमें जुड़ गया। समझ रहे हैं कि नहीं, हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया। क्लियर है इतना सा। उसके बाद जो है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही हम लोग उपचयन कहते हैं और अवकरण अभिक्रिया को ही अपचयन कहते हैं। ठीक है, नाम एक ही है, खाली बस नाम का फर्क है। अब देखिए, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जहां साथ साथ होती है उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका उम्मीद करता हूं आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया। हालांकि आपके एग्जाम में रेडॉक्स अभिक्रिया अक्सर पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट और मोस्ट बीबीआई एक तरह से। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण अगर साथ साथ हो रहा है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन क्या है, अकेला, लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो गया, आप कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा क्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्या है, अकेला, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ना तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो अकेला है, लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो आपको जो है हाइड्रोजन भी दिखेगा, यानी हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पे। तो हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सा क्रिया कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का ये परफेक्ट उदाहरण है, आपको याद भी होगा ये चीज। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों, यह चैप्टर जो है आपका लगभग मतलब पार्ट 3 है और यह खत्म ही होने वाला है। अब कुछ एक टॉपिक बचा है, मात्र 10-15 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें आपको जो क्लियर करा दिया जाएगा यह चैप्टर पूरे। ठीक है दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।